नेक्स्ट चैप्टर है गुलम चिकित्सा, 5वां अध्याय। सबसे पहले ऊपर लिखो, गुलम जो है वो चरक, सुश्रुत और काश्यप के अकॉर्डिंग 5 प्रकार के होते हैं। चरक, सुश्रुत, काश्यप ने 5 प्रकार के गुलम बोले। बाघभट्ट एवं शारंगधर ने 8 प्रकार के गुलम बोले। बाघभट्ट ने 2 प्रकार के गुलम और बताए हैं, जिसमें अंतर गुलम और बाह्य गुलम है। अंतः गुलम एवं बाह्य गुलम जो है वो अधिक बताए। सुश्रुत बोलते हैं गुलम में पाक नहीं होता। गुलम में पाक नहीं माना है। सुश्रुत बोलते हैं गुलम एक अलग चीज है और जिसमें पाक होता है वो विद्धि होती है, ऐसा बताना चाहना डिफरेंस है। और अंत विद्धि में डिफरेंस बताया है। गुलम और अंत विद्धि एवं गुलम में डिफरेंस बताया है। यहीं पर चरक बोलते हैं कि गुलम में पाक होता है, गुलम में पाक होता है, उसकी चिकित्सा अंतविद्धि की तरह होती है। उसकी चिकित्सा अंतविद्धि की तरह मानी। एक बड़े फेमस निदानार्थक रोग हैं, वो आपने लिखने हैं। निदानार्थक रोग, निदानार्थक रोग में एक निमोनिक है AUG। ए से अर्श, यू से उदर और जी से गुलम। मतलब अर्श से उदर होता है, उदर से गुलम होता है, और अर्श से डायरेक्ट गुलम भी होता है। अर्श से उदर, उदर से गुलम, नहीं 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 ऐसा नहीं, अर्श से उदर होता है और अर्श से ही गुलम होता है। AU और ऐसे करके जी करना, मतलब अर्श से ही उदर होता है और अर्श से ही गुलम होता है। ये निदानार्थक रोग है। अर्श से गुलम और अर्श से ही उदर होता है। श्लोक नंबर 4। गुलम का निदान। विट श्लेष्मा पित्त अति परिश्रावद्वा तैरेर वृद्धि परिपीडनाद्वा। जब मल श्लेष्म पित्त का अधिक श्राव होना या फिर उसकी वृद्धि होकर के शरीर में पीड़ा करना। विचेष्टितोर्वा विषम अतिमात्रम कोष्ठे प्रकोप समुपैति वायु। विषम चेष्टाएं करना, विषम अतिमात्रा में भोजन करना, कोष्ठ में वायु आदि प्रकोपित हो जाते हैं, जिससे कि गुलम होता है। श्लोक नंबर 6 की फर्स्ट लाइन। कफ पित्त दुष्ट वायु रुद्ध मार्गान विनिबध्या ताभ्याम। कफ पित्त वायु जो है वो ऊर्ध्व गति करके मार्गों को अवरुद्ध करता है। हृदय नाभि पार्श्व उदर बस्ती शूलम करोते अधो याति न बद्ध मार्गम। और उसके बाद वो हृदय नाभि पार्श्व और बस्ती में शूल उत्पन्न करता है। उदर भी ऐसा, पार्श्व उदर बस्ती में शूल करके मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। श्लोक नंबर 7। स्पर्शो उपलभ्यम परिपिंडितवात गुल्मो। जो स्पर्श में महसूस हो, जिसका स्पर्श हो पाए, और स्पर्श होने पर कैसा महसूस हो, परिपिंडितवत, गोल तरह तरीके का उभार महसूस हो, उसे गुल्म कहते हैं। यथा दोष उपैति नामम। जैसे दोष होंगे वैसा नाम रख दिया जाता है। श्लोक नंबर 8। बस्ती नाभि हृदय पार्श्व स्थानानि गुल्मस्य भवन्ति पंच। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचात्मकस्य प्रभमम। इसके 5 स्थान होते हैं, बस्ती नाभि हृदय दोनों पार्श्व। ये 5 जो हैं, 2 3 4 5, इसीलिए इसको पंचात्मक प्रभव कहा है। और ऐसे सिमिलर नेम है, ये स्थान पूछे जाते हैं बच्चों। गुल्म के स्थान 5 होते हैं। पंचात्मकस्य प्रभम गुलम के लिए प्रयोग होता है शब्द। और पंच कर्म गुणा अतीत,
पंच कर्म गुणा अतीत कुष्ठ के लिए। ऐसे ही सेम पंच गुणा अतीत, पंच गुणा अतीत जो है उरु स्तंभ के लिए, पंच गुणा अतीत उरु स्तंभ के लिए। सुश्रुत यहां पर बोलते हैं, आपके विमर्श में लिखा होगा हृदय व स्तनंत्रो, विमर्श में दिए हृदय व स्तनंत्रो ग्रंथि संचारी यदि वा अचल चय, अंडरलाइन करना, चय अपचय वृत्त सगुलमिति कृत्यता। ये बोलते हैं हृदय और स्तन के अंदर में जो ग्रंथि हो, चाहे वो संचारी हो या ना हो, चल हो, चय अपचय मतलब बढ़ने घटने वाली हो, ऐसी किसी भी कंडीशन की कोई ग्रंथि हो, उसे ये कहते हैं गुलम कहते हैं। बच्चों हृदय व स्तन्य, हृदय बस्ती है, हृदय बस्ते अंतरो, स्तन्य हृदय बस्ते अंतरो है, ध्यान से सुनना, थोड़ा गलत हो गया, हृदय बस्ती अंतरो, हृदय और बस्ती के बीच, हृदय और बस्ती के बीच। ऐसे मिलती जुलती लाइन एक अर्श के लिए आती है, पंचवायु पंचपित्त पंचश्लेष्मा पंचवायु पंचपित्त पंचश्लेष्मा त्रिवल्या, ये अर्श की डेफिनेशन। पंचवायु पंचपित्त पंचश्लेष्मा त्रिवल्या, ये जो है अर्श के लिए कहा जाता है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग गुलम में वात नहीं होता, सुश्रुत के अकॉर्डिंग गुलम में वात ही नहीं होता, गुलम निराश्रयवादी है। गुलम चरक के अकॉर्डिंग निराश्रय, यहां देखो दोष जो है प्रमुख रूप से वात होता है चरक के अकॉर्डिंग, सुश्रुत के अकॉर्डिंग गुलम में वात नहीं होता। दूष्य जो है निराश्रयवादी है, कोई धातु इसमें आश्रित नहीं होती। वातज गुलम के लक्षण, श्लोक नंबर 10, यम स्थान संस्थान रुजा विकल्पम विड वात्संग गात्र गलवक्त्र शोषम। गलवक्त्र शोष जो है वो गुलम का पूर्व रूप है, एक नहीं, गुलम वातुज गुलम का लक्षण है, और गल तालु शोष, गल तालु शोष ये प्रमेय का पूर्व रूप है। गल तालु शोष जो है प्रमेय का पूर्व रूप है। गलवक्त्र शोष जो है वो वातज गुलम का लक्षण। यम स्थान संस्थान रुजा विकल्पम, जिसमें जगह संस्थान होता है, जो रूप और रुजा में विकल्प हो, उसे वातज गुलम कहा जाता है। शिशिर ज्वरम, ऐसे में ठंडा ज्वर बना रहना। जीर्णे अभ्यधिकम क्वेश्चन मार्क है। प्रकोपम भुक्ते मृदु समुपैति च, जैसे ही खाना पचता है वैसे प्रकोप हो जाता है। जैसे भुक्त खाना खाया, मृदु तुम, ये ग्रहणी जो है मृदु हो जाती। तो सेम लाइन वैसे ऐसी आती है, जीर्णे जीर्ते अध्यमानम भुक्ते स्वास्थ्योपैथी, ग्रहणी के लिए, वातज ग्रहणी के लिए सेम लाइन है, लिखनी है आपने। जैसे वातज गुलम के लिए है वैसे वातज ग्रहणी के लिए आती है। जीर्णे जीरेते अध्यमानम भुक्ते स्वस्थ
उपैति च जीर्णे जीर्यते अधमानम भुक्ते स्वस्थुपैति च भुक्ते स्वस्थुपैति च। याद रखने का तरीका है, स्वस्थ जो है वो शब्द आए तो ग्रहणी और मृदु आए तो गुलम, इस तरीके से याद रख सकते हैं। स्वस्थ आए तो ग्रहणी, क्योंकि पूरी लाइन तो याद नहीं रहेगी। स्वस्थ आए तो ग्रहणी, मृदु आए तो गुलम। श्लोक नंबर 12 पे आओ। पित्तज गुलम का निदान। आम अभिघात रुधिर च दुष्टम, आम से, अभिघात से और रक्त का दूषित होना। पित्तज गुलम का लक्षण वदन अंगराग, वदन होता है मुख, अंगराग मुख में लालिमा या राग हो जाना। शूलम मह जीरते भोजने च, जैसे ही भोजन जीर्ण होता है, पचता है, तो शूल बढ़ जाता है। विदाहो व्रणवच गुलम स्पर्श असहत्वम, ये क्वेश्चन आ चुका है स्पर्श असहत्वम से, स्पर्श का सहन ना होना, टेंडरनेस। पित्तज गुलम का लक्षण है स्पर्श का सहन ना कर पाना। श्लोक नंबर 15 शैत्य रुग अल्प कठिनो उन्नत, शीतता होती है लेकिन उसमें पीड़ा कम होती है। श्लोक नंबर 17 श्लोक नंबर 17 असाध्य त्रिदोषज गुलम का लक्षण महारुजम दाह प्रीत अशुंबत घन उन्नत शीघ्र विदाही दारुणम। महारुजम दाह प्रीत अशुंबत घन उन्नत, पत्थर की तरह कड़ा और घन, उन्नत मतलब ऊपर उठा हुआ, शीघ्र विदाही जल्दी पकने वाला जो है, ऐसा क्वेश्चन आया बच्चों। अशुंबत घन उन्नत शीघ्र विदाही दारुण जो है ये असाध्य गुलम का लक्षण। रक्तज गुलम के कारण आईएमपी। एक त्रिदोषज गुलम जो है होता है, त्रिदोषज गुलम जो है उसको चरक ने नित्य गुलम कहा है, निदान स्थान में कहा है। निदान स्थान में चरक ने त्रिदोषज गुलम को नित्य गुलम कहा है, और चिकित्सा स्थान में सन्निपातज उदर को नित्योदर कहा है। सन्निपातज उदर को नित्योदर कहा है। ये ध्यान रखना, एक और क्वेश्चन हमें भी आया था, नित्योदर, नित्योगुलम, नित्योदर सन्निपातज के लिए कहा गया है दोनों को, लेकिन निदान स्थान में नित्य गुलम त्रिदोषज गुलम के लिए और चिकित्सा स्थान में नित्योदर सन्निपातज उदर के लिए कहा गया। श्लोक नंबर 18 ऋतु ऋतु न आहारत्या भयन विरुक्षणैर वेग विनिग्रहश। देखो रक्तज गुलम के कारण बोले हैं, जब ऋतु काल में होती स्त्री तो आहार का सेवन नहीं करती, भय से, विरुक्षण और वेग का रोकने से, स्तंभन उल्लेखन योनि दोष गुल में स्त्रिय रक्त भव अभ्युपैति। स्तंभन से, उल्लेखन से, वमन करवाने से और योनि दोष से स्त्रियों में रक्तज गुलम की संभावना रहती है। निदान स्थान में कारण दिया हुआ है पारतंत्र यात वैशर्धात, ऐसे लिखा हुआ पारतंत्र याद वैशर्धात, मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी होने की वजह से रक्तज गुलम होता है। रक्तज गुलम का लक्षण है 19 श्लोक यह स्पंदते पिंडित एव न अंगैर चिरात सशूलम। ये स्पंदन करता है देरी से, पिंडवत होता है लेकिन अंग नहीं होते, और सम गर्भ लिंगम, गर्भ के जैसे लक्षण जो है इसमें पाए जाते हैं।
मासे व्यतीते दशमें चिकित्सा, चरक बोलते हैं रक्तज गुल्म की चिकित्सा 10वें मास के बाद करनी, 10 मास बाद। सुश्रुत बोलते हैं, सुश्रुत एवं बागभट बोलते हैं प्रसव काल के बाद, प्रसव काल के बाद। काश्यप बोलते हैं 12 महीने के बाद, 12 महीने के बाद। चरक बोलते हैं 10 माह बाद, सुश्रुत और बागभट बोलते हैं प्रसव के बाद, और काश्यप बोलते हैं 12 महीने बाद। बागवट ने गुलम का पूर्व रूप दिया है, लिखना है। बागवट ने गुलम का पूर्व रूप बताया है उद्गार बाहुल्य पुरुषवंद। उद्गार बाहुल्य पुरुषवंद। गुलम का पूर्व रूप अरिष्ट होता है, गुलम का पूर्व रूप अरिष्ट है शूल आटोप अंतरकूजन, शूल आटोप अंतरकूजन। उदावर्त में भी दोष वात होता है, ये भी लिख लो। उदावर्त में दोष वात होता है। रक्तज गुलम के लिए एक दो लाइनें एडिशनल लिखनी है। रक्तज गुलम के लिए सर 1 मिनट ऊपर कर दो। बागवट ने गुल्म का पूर्व रूप बताया है उद्गार बाहुल्य और पुरुषवंद। गुल्म का पूर्व रूप अरिष्ट होता है शूल आटोप आंत्रकूजन, आंत्रकूजन। और उदावर्त में दोष होता है वात, उदावर्त में भी दोष होता है वात। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट आना है रक्तज गुल्म के लिए बताते हैं। चरक बोलते हैं केवल स्त्री में होता है, रक्तज गुल्म केवल स्त्रियों में देखने को मिलता है। क्षार पानी कहते हैं कि दोनों में होता है, पुरुषों में भी होता है और स्त्रियों में भी होता है। रक्तज गुल्म एवं गर्भ में अंतर, रक्तज गुल्म एवं गर्भ में अंतर काश्यप ने दिया है। रक्तज गुल्म एवं गर्भ में अंतर काश्यप ने। शारंगधर ने गुल्म के लिए कांकायन, कांकायन गुटिका बोली है। कांकायन गुटिका इसका रोग अधिकार, कांकायन गुटिका जो है शारंगधर ने रोग अधिकार बोली। हारीत के अकॉर्डिंग कंकायन गुटिका अर्श में प्रयोग लाई जाती है। हारीत बोलते हैं कंकायन गुटिका का रोग अधिकार है अर्श, और शारंगधर कंकायन गुटिका का प्रयोग गुल्म में करते हैं, गुल्म में बताया। गुल्म की श्रेष्ठ चिकित्सा होती है बस्ती, पहले लिख लो गुल्म की श्रेष्ठ चिकित्सा बस्ती। और गुल्म में वमन निषेध होता है, गुल्म में निषेध होता है वमन का, ये सिद्धि स्थान में बताया गया। गुल्म में वमन का निषेध होता है, ये सिद्धि स्थान में बताया। श्लोक नंबर 23, श्लोक नंबर 23। स्त्रोतस मार्दवम कृत्वा जित्वा मारुत उल्लवणम,
ये स्वेदन के वातजगुल्म में, वातजगुल्म की चिकित्सा चल रही होती है, वातजगुल्म की चिकित्सा में स्वेदन का लाभ बताया है कि स्तोत्रस मार्दव मृदु हो जाते हैं और मारुत जो है उल्लवण मतलब उभरे हुए मारुत को जीता जा सकता है। श्लोक नंबर 24 IMP। स्नेहपानम हितम गुल्मे विशेषेण ऊर्ध्व नाभिजे पक्वास्य गते बस्ती उभय जठराश्रय। जो विशेष करके नाभि के ऊपर गुल्म हुए हैं उनमें स्नेहपान हितकारक होता है, जो पक्वाशय में है उनके लिए बस्ती हितकारक होती है, और जो पूरे जठर में है उनके लिए स्नेहपान और बस्ती दोनों लाभकारी मानी है। श्लोक नंबर 26। पुनः पुनः स्नेहपान निरु अनुवासन प्रयोज्य वात गुल्मेशु। रेफरेंस की लाइन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। बार बार स्नेहपान निरु और अनुवासन का प्रयोग करना ही वातज गुल्म की चिकित्सा मानी जाती है। आदि अंते श्लोक नंबर 28 च मध्य च मारुत परिरक्षता। वातज गुल्म में आदि मध्य और अंत में तीनों स्थितियों में वात की रक्षा करनी चाहिए। प्राणों की रक्षा किसमें करते हैं? प्राणों कुष्ठ की पे। रक्षा कुष्ठ में करते हैं। प्राणों की रक्षा करी जाती है कुष्ठ में। श्लोक नंबर 32 गुड। श्लोक नंबर 32 न प्रशाम्यति रक्तस्य सो अवसेक प्रशाम्यति। जिस रक्त जो गुल्म शांत ना होता हो, वातज रक्त गुल्म भी वातज गुल्म भी जो शांत ना होता हो उसमें रक्त अवशेकन करवाना चाहिए, रक्त मोक्षण करवाना चाहिए, उससे शांत हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। वातज गुल्म में भी रक्त अवसेचन का रेफरेंस मिलता है। सेकंड है पित्तज गुल्म की चिकित्सा। पित्तज गुल्म में स्निग्धो उष्णोदितम गुल्मे पैतिके संसरण हितम। देखो एक बात है यहां पर ना, क्वेश्चन मार्क लगाना। क्वेश्चन रक्तज गुल्म से आता है और पहला ऑप्शन वो पित्तज गुल्म देते हैं। पित्तज गुल्म की चिकित्सा में ध्यान से देखना, इन्होंने सीधा संसरण स्नेहन करके संसरण नहीं बोला है। आपको अगर क्वेश्चन आएगा पित्तज गुल्म की चिकित्सा से तो हमेशा रक्तज गुल्म की चिकित्सा के साथ उसको डीडी करके देखना, सीधा टिक नहीं लगाना है। स्निग्ध उष्ण उदित, अगर स्निग्ध और उष्ण से उत्पन्न हुआ गुल्म पैतिक गुल्म में संसरण हितकारक है। रुक्ष और उष्ण से उत्पन्न हुआ रक्तपित्त में सर्पी पान प्रशस्त है। ये रक्तपित्तज गुल्म की चिकित्सा है। इनमें दो कंडीशन दी हुई है, याद रखना हमेशा क्वेश्चन वहां से आता है, यहां से नहीं आता। हमें लगता है पित्तज गुल्म का क्वेश्चन है और हम उसमें मार्क करते हैं। ये बोलते हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कि अगर स्निग्ध और उष्ण से उत्पन्न हुआ रक्तपित्त गुल्म हो तो उसमें संसरण हितकारक है। रुक्ष उष्ण से उत्पन्न हुआ हो तो सर्पी पान प्रशस्त माना जाता है। नेक्स्ट श्लोक पे आना है। पित्तज गुल्म में क्षीर बस्ती काल विनिर्हरेत सद्यम सतिक्तम क्षीर बस्ती। कैसी क्षीर बस्ती का प्रयोग होता है? तिक्त क्षीर बस्ती का। श्लोक नंबर 35 पैसा व सुखोष्णम सतिक्तम विरेचते। तिक्त करके सुखोष्ण दूध को विरेचन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सर्पिश तिलवकेनवा या तिलवक सर्पी को, तिलवक घृत को प्रयोग में लाया जाता है। तिक्त द्रव्यों को दूध में मिक्स करके सुखोषण करके दिए जाने से विरेचन हो सकता है, या फिर तिलवक सर्पी से तिलवक घृत का प्रयोग जो है वो विरेचन करने में प्रयोग में लाना चाहिए। श्लोक नंबर 37 पित्तज गुल्म में रक्त अवसेचन। 36 में देखो, पित्तज गुल्म में भी रक्त अवसेचन का विधान है। बोलते हैं तृष्णा ज्वर दाह शूल स्वेदन अग्नि मार्दव गुल्म अरुचो चपी रक्त अवसेचनो। अगर ये वाले सिम्टम सारे दिखाई दें तो रक्त अवसेचन करना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बच्चों AR में बन सकता है, इसको मार्क कर लेना। अगर तृष्णा ज्वर अर्ती ऐसे लक्षण दिखाई दें तो भी रक्त अवसेचन करना चाहिए। श्लोक नंबर 37 में लिखा है छिन्न मूला विदहंते। जो रक्त मोक्षण है वो
छिन्न मूला मतलब मूल से ही नाश कर देता है। रक्त मोक्षण गुलम का मूल से नाश कर देता है। आपने यहां लिखना है ऊपर, गुलम का मूल नाश। गुलम का मूल नाश होता है रक्त मोक्षण से। गुलम का मूल नाश होता है रक्त मोक्षण। गुलम का संघात नाश अग्निकर्म से। गुलम का संघात नाश होता है अग्निकर्म से, मूल नाश होता है रक्त मोक्षण से। श्लोक नंबर 38। रक्त स्त्रावण के बाद क्या करना है? पश्चात कर्म आश्वासन। श्लोक नंबर 39। गुलम में शस्त्र कर्म, इसमें कंडीशन देते हैं, रक्त पित्त अति वृद्धिर्वा क्रिया अनुपलभ्यते। रक्त पित्त अधिक बढ़ जाए और गुलम जो है, यदि गुलमो विदहते शस्त्रम तक विसर्जितम, अगर गुलम विदाह युक्त हो जाए। वही वही जो पहली कंडीशन हमने बताई कि विदर्दी के अनुसार हो जाए, विदर्दी के समान पाक युक्त हो जाए। यहां लिखा है विदहते, विदाह युक्त हो जाए, तो ऐसे में शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। श्लोक नंबर 40। श्लोक नंबर 40 में अपक्व गुलम के लक्षण बताएं। गुरु कठिन संस्थानों गूढ़ मास अंतराश्रय। जो कठिन गुलम होता है वो अपक्व गुलम जो होता है वो गुरु होता है, कठिन होता है, और गूढ़ मास अंतराश्रय। ऐसे में हमें श्लोक नंबर 41 अपक्व गुलम में पकाने के लिए उपनाह का प्रयोग करना चाहिए। उपनाह का प्रयोग करना चाहिए। पक्व गुलम के लक्षण, पच्यमान गुलम है ना ये, सॉरी ऊपर जो है ना 41 में पच्यमान गुलम के लिए बीज जैसी की सिचुएशन होती है। अपक्व और पक्व के बीच में मध्यम अवस्था है, और मध्यम अवस्था में धा शूल अर्थी वगैरह होना शुरू होता है। इसमें उपनाह प्रयोग करना चाहिए। वही बात, अगर अपक्व को पक्व में कन्वर्ट करना है तो उपनाह का प्रयोग करना। नेक्स्ट आता है पक्व गुलम के लक्षण। विदाह लक्षणे गुल में बहिर्स्तुंगे समुन्नते। विदाह लक्षण होता है, और बहिर्स्तुंगे समुन्नते, बाहर से त्वचा थोड़ी सी उभरी हुई, एब्सेस जैसी होती है, उभरी हुई दिखाई देती है। श्यावे रक्त पर्यंते, वैसे तो घेरा देखने में काला सा होता है लेकिन उसके किनारे लाल होते हैं। संस्पर्शो बस्तिर सन्निभे, स्पर्श करने पर बस्ती ब्लैडर की तरह फील होता है, जैसे पानी भरा हुआ अंदर। निपीड़ितो उन्नते स्तब्धे सुप्ते तत्पार्श्व पीड़नाथ, उसको दबाने पर वो दब जाता है और दबाने पर फिर से उठ जाए। या निपीड़ितो उन्नते, दबाने पर दब तो जाए पर फिर थोड़ी देर के बाद वापिस से उठ जाए। और थोड़ा सा वो सुप्ते तत्पार्श्व, जैसे मतलब हम लेट सोते हैं वैसे दबता हो उठता हो, उस तरीके के लक्षण हो तो उसको पक्व गुलम कहते हैं। श्लोक नंबर 44 में एक रेफरेंस मिलता है धन्वंतरी अधिकारों का। तत्र धन्वंतरियाणाम अधिकारम क्रिया विधो वैद्यानाम कृत्यो व्यधन शोधन रोपण। इस पक्व गुलम के हमें 3 चिकित्सा करनी चाहिए, व्यधन, शोधन और रोपण। लेकिन ये बोलते हैं कि जो धन्वंतरी अधिकार के हैं, मतलब जो जो सुश्रुत अधिकार के बंदे हैं, सर्जन हैं, उनको रेफर कर देना चाहिए और उनको अपना काम करने देना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और काम क्या करना है? व्यधन, शोधन एवं रोपण। श्लोक नंबर 46। अभ्यंतर पक्व गुलम का लक्षण। पक्व स्त्रोत्सांसी संकलेद वर्जते ऊर्ध्व अधो वापि स्वयं प्रवृत्तम च दोष उपेक्षते हितैषणम। ये बोलते हैं कि जो ये जो पकी हुई पस है वो या तो ऊर्ध्व या अधोभाग से बाहर प्रवृत्त होने लगती है, और 10-12 अहम रक्षत विषक उपद्रवान, 10-12 दिन तक उसको उन उपद्रवों से बचने के लिए पथ्य का पालन या रक्षा करनी चाहिए। श्लोक नंबर 47 की दूसरी लाइन है, देखो, अंत विद्रुदी वच कार्य शोधन रोपणे।
अंतपक्व गुल्म को हमें अंतविद्युतिवत चिकित्सा करनी चाहिए। शोधन रोपण जो है इसकी चिकित्सा है। प्रमेह पीड़िका चिकित्सा, इसके साथ लिखना है प्रमेह पीड़िका में चिकित्सा क्या करते हैं। प्रमेह पीड़िका की भी वैसी चिकित्सा होती है, शोधन रोपण। शोधन रोपण। रक्तपित्त उपद्रव की चिकित्सा, सेम होती है, भेदन शोधन रोपण। रक्तपित्त उपद्रव की चिकित्सा भेदन शोधन रोपण। कफज गुल्म चिकित्सा। नेक्स्ट आओ, कफज गुल्म की चिकित्सा। श्लोक नंबर 51। स्वेद युक्ता स्विन्नम च विलेद भिषक, ऐसे लिखा होगा। इसको स्नेहन स्वेदन करके विलयन करना है, हाथों से मसल कर इसका विलयन हो जाता है, दबा देना है। जैसे वो होती है ना, जिसको बोलते हैं बाइबल सिस्ट, बाइबल की बुक होती है, भारी होती है, उसको उस पर मारे तो दब जाता है। वैसी वैसी सिस्टम भी होती हैं कि जिसका मसल के विलयन किया जा सकता है। श्लोक नंबर 57। एक अंतर द्वयंतर व त्रय अहम विश्रम्य वा पुनः, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद विश्राम करके पुनः पुनः छित्वा छित्वा आश्यात क्षार क्षरत्वात क्षरत्यध, क्षार का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि क्षार धीरे धीरे, छित्वा छित्वा मतलब थोड़ा थोड़ा करके छेदन करता हुआ आशय से क्षार जो है क्षरण कर देता है धातुओं का। क्षार के लिए रेफरेंस मिलती है, सुश्रुत क्षार के लिए बोलते हैं, सुश्रुत क्षार के लिए तत्र क्षरणात् क्षरणाद्वा क्षारा, तत्र क्षरणात् क्षरणाद्वा क्षारा, तत्र क्षरणात् क्षरणाद्वा क्षारा। श्लोक नंबर 61। तस्य दाहो हृते रक्ते शर लोह आदि भी, शर होता है बाण, लोह आदि से दग्ध करना चाहिए। और अग्नि कर्म से संघातो गुल्म से विनिरते, संघात नाश होता है। हमने पीछे लिखा भी है, रक्त मोक्षण से मूल नाश और अग्नि कर्म से संघात नाश। गुल्म का अग्नि कर्म से संघात नाश होता है। श्लोक नंबर 64। श्लोक नंबर 64। व्यामिश्र दोषे व्यामिश्र एष एव क्रियाक्रम, IMP। जब दोष व्यामिश्र दोष है, त्रिदोषज गुल्म का चिकित्सा सूत्र है। व्यामिश्र दोष है मतलब जब दोष एक साथ मिलके कुपित करते हैं तो व्यामिश्र एशम, मिक्स ही क्रिया करनी चाहिए, IMP क्वेश्चन मार्क। जब दोष मिले हुए हों तो तीनों की मिक्स चिकित्सा करके ही चिकित्सा की जाए, यही त्रिदोषज गुल्म का चिकित्सा सूत्र है। औषध योग। सबसे पहले है तृष्णादि घृत वातज गुल्मनुतम, ये सबसे पहले वातज गुल्मों का चिकित्सा बताया गया। वातज गुल्मनुतम, वातज गुल्मनुतम। नेक्स्ट अंडरलाइन करना है,
षटपलम, षटपल राज्यक्षमा में वर्णन मिलता है इसका। तीसरा है हिंगू स्वरचलाद्य घृतम, शूल अना सर्पी दधना च अनिल गुलम नाम, वातज गुलम के लिए कहा गया है। शूल अनाहर सर्पी दधि के साथ, दधि का पानी सिद्ध किया हुआ जो होता है ना, उसको साथ पीने को देना चाहिए। हिंगू स्वरचल। नेक्स्ट है पिपलियाद्य घृतम, हपुषाद्य भी अंडरलाइन करो, हपुषाद्य घृतम। पिपलियाद्य घृतम। नेक्स्ट है गुलम में अनुपान, गुलम में अनुपान 77। कोल दाड़िम धर्म अम्बु गर्म पानी, सुरामंड अम्ल कांजिके, शूल अनाहर पेय बीज पूर्व रसेनवा, बीज पूरक रस मतलब इसमें थोड़ा सा नींबू डाल के पीना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही करते हैं फिर ना, यहाँ रुकते हैं, कल आगे करेंगे।